आज का दंगल आरक्षण के नाम पर देश में मचे सियासी घमासान पर है। देश के विपक्षी दलों की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद किया गया। यह बंद कोर्ट के फैसले के खिलाफ था, लेकिन प्रचार ये किया गया कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। बंद का असर देश के कुछ हिस्सों में नजर आया, खासकर बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में बंद दिखा। बिहार में ज्यादा असर था और सियासत भी सबसे ज्यादा बिहार में ही थी। दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि SC, ST को मिल रहे आरक्षण का उनके सबसे निचले तबके तक लाभ पहुंचे, इसीलिए उनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत ने उनमें क्रीमी लेयर बनाने के लिए डेटा और फॉर्मूला बनाने की भी बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 अगस्त को जब मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई तो यह फैसला किया गया था कि सरकार बाबा साहब आंबेडकर के बनाए संवैधानिक प्रावधानों के ही साथ है और उसमें क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है। फिर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने बयान दिया कि मोदी सरकार SC, ST आरक्षण पर हमले कर रही है और इसी के विरोध में भारत बंद भी किया गया। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्षी दल आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार में ही शामिल और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बंद करने वाले स्वार्थी लोग हैं जो महादलितों को उनका हक देना ही नहीं चाहते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या SC, ST आरक्षण का लाभ उन वर्गों के अंदर सबसे पीछे रह गए तबकों को नहीं मिलना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने विपक्षी दल सरकार के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं? और क्या 2024 की चुनावी कामयाबी के बाद विपक्षी दल सिर्फ संविधान के नाम पर जातिगत गणना, आरक्षण पर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? और उस तरफ भी लगातार लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरें इस तरफ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के एक फैसले के खिलाफ आज बंद पूरा भारत किया गया था, लेकिन हंगामा गिने चुने राज्यों में ही हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बवाल की तस्वीर बिहार से सामने आई। पटना में तो ऐसा टकराव हुआ कि पुलिस को लाठी भांजनी पड़ गई। अफरा तफरी में खुद SDM साहब को भी एक डंडा पड़ गया। और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार में मुजफ्फरपुर से जहानाबाद तक, आरा से दरभंगा तक बंद समर्थकों ने कहीं रेल रोकी, कहीं रास्ता रोका, कहीं पुलिस से झड़प तो कहीं पर सियासी झड़प। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो SC और ST वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता है? मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की तरह अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर भी ज्यादा पिछड़े तबके का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, ताकि दलितों, आदिवासियों में भी सबसे निचले तबके के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का SC, ST, OBC समुदाय से ज्यादा विरोध राजनीतिक दलों ने किया। यहाँ तक कि NDA के SC, ST सांसदों का प्रतिनिधि दल PM मोदी से मिलकर फैसले का विरोध करने पहुँच गया और सरकार की ओर से साफ किया गया SC, ST में कोटे के अंदर कोटा नहीं होगा। NDA सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर
इस फैसले का पार्ट नहीं है। नंबर एक, वो खाली ऑब्जर्वेशन था और अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर नहीं है, क्लियर किया। दूसरा जो फैसले का पार्ट था वो था डायरेक्शन से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट कर सकते हैं, लेकिन दो शर्तें उन्होंने दी। एक शर्त थी क्वांटिफाइबल डेटा और दूसरी शर्त थी जिस जाति का अगर रिजर्वेशन आप करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वो 100% नहीं कर सकते जो एससी के लिए निर्धारित है। शर्तों के साथ है वो भी, डायरेक्शन भी। सियासत सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक की है, क्योंकि 2024 के चुनाव नतीजों से पता चला है कि 2019 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन को एससी, एसटी, ओबीसी के ज्यादा वोट मिले हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में जहां एनडीए को 41% एससी यानी दलित वोट मिले थे और इंडिया को 25%, इस बार 2024 में एनडीए का आंकड़ा घटकर 36% रह गया और इंडिया का बढ़कर 32% पहुंच गया। यही ट्रेंड ओबीसी वोट बैंक में भी देखने को मिला। तो इसी मंत्र को सत्ता की असली चाबी समझकर इंडिया गठबंधन सारी रणनीतियां बना रहा है। उनके नेता हाथ में संविधान से लेकर जाति गिनती और आरक्षण की जुबान साधे रख रहे हैं, वरना समाज में सबसे निचले तबके के दलित आदिवासियों का उत्थान चाहने वाले तो महादलित नेता भी कोटे के अंदर कोटा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है और मैं इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। जीतन राम मांझी जैसे महादलित वर्ग के नेता ही नहीं, जिस पंजाब राज्य में सबसे पहले 1975 में कोटे के अंदर कोटा देकर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को एससी का विशेष आरक्षण दिया गया था, वहां भी इस भारत बंद का समर्थन नहीं किया गया। हम आरक्षण के वर्गीकरण का पूरा डीएससी समाज में वाल्मीकि समाज से आता हूं, हम समर्थन करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य सरकारों को अपने राज्य में दलितों का उपवर्गीकरण करके कोटे के अंदर कोटा का सिस्टम बनाना है, लेकिन सियासत मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है, जिसने खुद ही इस फैसले का विरोध किया है। आज तक ब्यूरो। आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन किन किन राज्यों में कैसा असर देखने को मिला, इसी पर चर्चा करने के लिए अलग अलग राज्यों से तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना आपको लेकर चलते हैं। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कुमार आपको जयपुर से दिखाई दे रहे हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंजाब में 32% जहां पर दलित वोटर्स हो, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ये जानेंगे उनसे। लेकिन रोहित, सबसे पहले आपसे ही सवाल, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन इस बीच एसडीएम साहब भी पिट गए आज पटना में। फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है अभी? देखिए चित्रा, फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनको उन इलाकों से हटा दिया गया है जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज का प्रदर्शन जो है एक बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से एनडीए के अंदर ही जो है दो खेमे जो है वो एक तरीके से इस मुद्दे पर जो है बटे हुए हैं। चिराग पासवान जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो एनडीए के अंदर ही जो है खींचतान मचा हुआ है। साथ ही साथ आरजेडी भी जो है इस फैसले के विरोध में ही नजर आ रही है। यानी कि बिहार जो है, जो वहां पे आरक्षण की आग जब फैलती है चित्रा, तो जाहिर सी बात है हर कोई को लगता है कि हाथ में उसमें अपना जला ले। इसीलिए अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर कोई अपना दांव जो है इस वक्त चल रहा है। और इसी कड़ी में आज के इस घटनाक्रम को भी देखा जा रहा है, जहां चिराग पासवान को लगता है कि उनका कद जो है अब सरकार में बढ़ता जा रहा है। और आप अगले साल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही चिराग पासवान ने ये शायद फैसला लिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसका विरोध करना जो है जरूरी है। और शायद सरकार ने भी चिराग पासवान के बात से इत्तेफाक रखा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने का जो है वो फैसला किया है। लेकिन आरक्षण की आग आने वाले दिनों में भी बिहार में जो है और ज्यादा ऐसी घटनाएं जो है देख सकती है। यकीनन आरक्षण खत्म करने की अफवाह के नाम पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया, जिस मुद्दे को लेकर इतनी सियासत हो रही है, सबसे बड़ा केंद्र उसका बिहार रहा। कमलजीत संधू के पास हम चलते हैं। कमलजीत, 32% एससी आबादी है पंजाब में,
वहां पर इसका किस तरह का असर दिखा? क्योंकि वाल्मीकि समुदाय उनकी ओर से यह कहा गया कि भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके साथ खड़े हुए हैं। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? देखिए चित्रा, जहां तक बात आती है पंजाब की 32% यानी कंट्री का तकरीबन सबसे ज्यादा परसेंटेज पंजाब में है, लेकिन यहां पे किसी तरह का असर नजर नहीं आया। कुछ हल्का फुल्का प्रोटेस्ट हुआ लुधियाना में, होशियारपुर में वाल्मीकि समाज ने मिठाइयां बांटी, पटाखे जलाए, लेकिन जिस तरह का असर उम्मीद की जा रही थी नजर आएगा वहां पे नजर नहीं आया है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है, हमने देखा कि भारत बंद चाहे चंडीगढ़ हो चाहे हरियाणा हो, जहां पे 11.3% दलित समाज है, लेकिन नेताओं के बीच में बयानबाजी जरूर चलती है। हरपाल चीमा ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पीसी की थी और उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी की मेंटालिटी है वो एंटी दलित है, तो इस तरह से उन्होंने निशाना साधा है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादा कोई असर नजर नहीं आया, ना कि पंजाब में और ना ही हरियाणा में जहां पे चुनाव हो रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था, तो वहां पे भी हमें देखा है कि नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो वाल्मीकि समाज है उनका मानना है कि सब कैटेगराइजेशन में उनको ज्यादा फायदा हो रहा है परसेंटेज वाइज, और इसी वजह से वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन दलित समाज को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ते जा रहे हैं और उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं है, और इसी वजह से वो विरोध प्रदर्शन जिस तरह का होना चाहिए था लेकिन वो नजर नहीं आया है, चाहे हम जलंधर की बात करें, चाहे लुधियाना की बात करें या फिर अमृतसर की बात करें। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं कि खासतौर से जो चुनावी राज्य हैं हरियाणा, वहां पर भी इसका असर देखने को नहीं मिला, और जहां पर 32% बड़ी आबादी रहती हो वहां पर भी भारत बंद का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अपने मेहमानों से समझेंगे इसके पीछे की बड़ी सियासत वजह क्या है, लेकिन शरद सीधे अब आपके पास आते हुए, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में हमने देखा कि भारत बंद का ठीक ठाक असर देखने को मिला, वहां से क्या रिपोर्ट है शरद? चित्रा जी, व्यापक असर रहा, और बीजेपी का बंद था या दलितों का बंद था ये समझ में नहीं आया। सरकार ने पूरी तरह से जयपुर को आज बंद कर दिया था। एक दुकान नहीं खोली थी पुरानी सिटी में, बसें बंद कर दी गई, 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए, 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए, और इस तरह से आज बड़ी प्रभावी बंद दिखा राजस्थान में, और बड़ी संख्या में SC/ST समाज के लोग सड़कों पर निकले शांतिपूर्ण ढंग से, मगर सरकारी बंद ज्यादा दिखा, जितना दलितों के आंदोलन का असर सड़कों पर उतना दिखाई नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह यही रही कि जो अमीर टाइप के दलित थे वो ज्यादा प्रदर्शन में हिस्सेदारी निभा रहे थे। वाल्मीकि समाज, कंजर समाज, सांसी समाज, भील समाज, नट समाज, ये जो समाज हैं दलित समुदाय में, वो सारे इसके विरोध में खड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि जबरन बंद कराया जाएगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो टकराव की स्थिति की वजह से पुलिस की भी भारी तैनाती थी, मगर हाँ ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभूतपूर्व बंद था। लोग सड़क पर निकले नहीं आज दिन भर, शाम को निकले हैं, दुकानें भी अभी शाम को खुली है, और बीजेपी जो पिछली बार वसुंधरा सरकार के दौरान जो हिंसा हुई थी उसे सीख लेते हुए, सबक लेते हुए आज सब कुछ बंद कर दिया था। कुछ अपने तौर पर जो लोग थे यहाँ पर दलित समुदाय के, उसमें ज्यादातर मुझे जो रैली में नजर आए वो रिटायर्ड अधिकारी थे या मौजूदा अधिकारी थे या सरकारी नौकरी में काम करने वाले थे। बहुत ज्यादा जो गरीब तबके के लोग थे सड़क पर वो नजर नहीं आ रहे थे। सबसे पहले मुझे लगता है अमिताभ सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, किसको लेकर है। सड़क पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके भी दो धड़े, आपने बिहार से रिपोर्ट देखी, जीतन राम मांझी एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। इसके मतलब मायने क्या समझे जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं इस दलित आबादी को लेकर, क्रीमी लेयर को खासतौर से लेकर, इस पर क्या समझाएंगे दर्शकों को आप? चित्रा जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस आपके संवेदनशील विषय पे बात शुरू करने का। आज जो समय है वो समय सावधानी से चीजों पे विचार करने का। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा कहता रहा हूँ, आपके अलग पिछले कार्यक्रमों में मैंने लगातार एक बात कही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर में जो विश्वास है उसको डिगाने की एक ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण वो है, मंशा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, इसमें चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मुझे ये मानना चाहिए हमें पूरे भारत देश के नागरिकों को कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो राजनीतिक रूप से नहीं, अपॉलिटिकली एक जो भी एथिकल और लीगल तरीके से जो सही होगा उसका निर्णय करेगा। अभी जो एक जजमेंट आया है उस जजमेंट की हम बात करें, यदि इसमें कोई आपको अस्वीकार्यता है, यदि आपको इसमें डिसएग्रीमेंट है,
तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास आपके जो और भी आपके रेमेडीज हैं उसमें आप जाइए, उसके लिए आप रिव्यू फाइल करिए या उसके लार्जर बेंच में जाके उसके लिए अपील फाइल करिए। सड़कों पे उतरने से क्या होगा चित्रा जी, बहुत मैं क्षोभ के साथ कहता हूँ, भारतीय समाज बटेगा और जो ये जातिगत जनगणना और जो रिजर्वेशन की राजनीति, ये बांग्लादेश बनाने की तैयारी, बांग्लादेश में जो हुआ, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से अपनी आशंका व्यक्त करना चाह रहा हूँ। पूरे भारतीय समाज को बांटो, आग में डालो, ये सारी चीजें बिल्कुल मुझे लगभग वही दिख रही है चित्रा जी। इसीलिए मैं इसमें आज सभी जो संवेदनशील लोग हैं, जो देश के कानून सम्मत व्यवस्था को विश्वास करने वाले हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि इस बात पे समझें। और सुप्रीम कोर्ट में ही, मैं एक लॉयर के नाते बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी एक TIL फाइल हो तुरंत कि इस पे यदि एक लार्जर बेंच को रेफर किया जाए और उसके बाद जो भी विषय आया है उस विषय पे ज्यादा बेहतर तरीके से कार्रवाई हो, ज्यादा बेहतर तरीके से। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कोर्ट के फैसले के बाद, और वहां पर भी आरक्षण का मुद्दा था, आपने अहम बात कही है। मनोज सिंह काका जी, अब आपके पास आते हुए, सड़कों पर लोग उतरे, विरोध किसके खिलाफ था? चित्रा, एक बात से एक छोटी सी हमारे तरफ पूर्वांचल में एक बात कही जाती थी, उसी बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। वकील साहब को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। एक हमारे तरफ कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। जो सवाल है, देखिए, हमारे एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो संवैधानिक पीठ ने जो बात कही है 7 जजों की बेंच ने, उससे बड़ी बेंच जब 9 जजों की, इंदिरा साहनी की जो बेंच थी वो 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी, उसने कहा था कि इस देश में जो आरक्षण का आधार है वो कभी आर्थिक नहीं हो सकता, वो सामाजिक और शैक्षणिक है। जो वर्गीकरण के खिलाफ जो आंदोलन, और जो आंदोलन तो इस देश का, अब सुप्रीम कोर्ट के साहब वकील हैं बड़े भाई, इनको कम से कम आर्टिकल 19 पढ़ के आना चाहिए कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में किसी भी कानून और किसी भी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो और अपनी आवाज को बुलंद करे। सड़क से लेकर सदन तक उसको अधिकार है, और उसी अधिकार का इस देश के बहुजनों ने आज पालन किया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय में, क्या इस देश के पत्रकारी संस्थानों में, यह पूरा देश जानना चाह रहा है, क्या इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलितों का जो आरक्षण है वो तो जब संविधान बना तुरंत लागू हुआ 21%, क्या 21% सुनिश्चित है? नहीं है। उनकी अगर आप भागीदारी देखेंगे तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5 प्रोफेसर दलित नहीं है। चित्रा, कौन लोग जिम्मेदार होंगे? आज देश में जो मनोज सिंह काका जी, अगर मैं पूरी लिस्ट उठा लूंगी फिर सारी सरकारें एक ही जैसी दिखाई देंगी ना। पंजाब का यहाँ मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। एक सेकंड सुनिए ना, 1975 से लेकर 2005 तक अगर पंजाब में, वहां पर भी तो दलितों का वर्गीकरण किया गया ना। अगर वहां पर, इसी वजह से वाल्मीकि समाज वो आज सड़कों पर नहीं उतरा, और वो कह रहे हैं कि जो लोग भारत बंद के समर्थक हैं वो गलत बोल रहे हैं। मनोज सिंह काका जी, हमें समझना होगा कि जिस तरह की राजनीति को लेकर, सुनिए मेरी बात सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच तो चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। सड़कों पर उतरकर आप किसके खिलाफ? उधर बीजेपी की सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके साथ नहीं है। आप लोग भी वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है साथ नहीं। साथ कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मनोज सिंह काका जी और बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की बात का 2 लाइन में मतलब यह है कि दलितों के भीतर जो गरीब रह गए हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, जिनकी सुध कोई नहीं लेता, जिनका हक मारा जाता है, उनको आगे ले आने की जरूरत है और वर्गीकरण करके उनको प्राथमिकता दी जाए। आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि दलितों में जो गरीब तबका है, जो आज भी बहुत पीछे रह गया है, उसको आगे करने की बात है। अब इस पर भी हम विरोध करने बैठ गए हैं। सर, आप समझा करिए ना। मनोज सिंह काका जी, आप मेरे जवाब से लंबा आपका सवाल है, आप सुनेंगे। अरे सवाल के साथ ही मैं आपको फैक्ट भी बता रही हूँ ना, पंजाब का फैक्ट। तो पंजाब का फैक्ट बताने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको फैक्ट बताया। बोलिए। अब वही बात है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, जिस गली के भुखमरी में रिपोर्टिंग करते रहे, मर गई बुढ़िया बेचारी एक कुएं में। गरीबों की बात करी हो ना, गरीबों का हक कौन मानना चाहता है? सर, आरक्षण इस देश में हमेशा रहेगा।
लेकिन आरक्षण का लाभ क्या दलित गरीबों को नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है मनोज सिंह जी। कभी छुआछूत का शिकार हो पाए हो? कभी तुम्हारे बच्चे स्कूल से इस आधार पर निकाले गए हैं? कभी तुम्हारे बच्चों को इस कौन आधार से पर स्कूल पे बच्चों को निकाला जा रहा है? नाम बताइए, हम लोग उस स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। कौन सा स्कूल है बताइए मनोज सिंह काका जी, आप स्कूल का नाम बताइए, आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए मनोज सिंह काका जी। अभी भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए। आप मुझे उस स्कूल का नाम बताइए जो दलित बच्चों के साथ इस तरह का छुआछूत और भेदभाव करता है। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे उसके खिलाफ, उन शिक्षकों के खिलाफ। कौन है आप? रिपोर्ट आप नाम बताइए ना मनोज जी। आप चित्रा सुनिए भी थोड़ा सुनिए तो। आप सवाल कर रहे, इस देश में 13,000 एनआईटी में IIM में 13,000 दलितों पिछड़ों के नौजवान जिनको सिलेक्शन हुआ था वो भेदभाव के चलते छोड़ दिया और आपके भी यहाँ तो जो आप सुप्रीम कोर्ट का एक सेकंड मनोज सिंह काका जी, बाकी मेहमानों के पास में जाऊं। देखिए देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा तो कोई नहीं है, न बीजेपी है, न समाजवादी पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी है, न कोई है। मैं यहाँ पर CJI और उनके बाकी जितने भी लोग थे हमारे माननीय जज, उन्होंने क्या टिप्पणी की एक बार मैं सुना देती हूँ, फिर आऊंगी जिसको लेकर आज भारत बंद रहा। जजेस पे तो हमारा भरोसा है ना, हमारा नहीं भरोसा है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, हमारा नहीं भरोसा है समाजवादी पार्टी JDU पर, लेकिन जजेस पर, देश की सर्वोच्चतम अदालत पर हमारा भरोसा ना। आपको सुनना पड़ेगा, भ्रम नहीं फैलाना है। सुनिए क्या कहा गया यहां पर CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ओर से जो कहा गया वो मैं बता रही हूं। CJI चंद्रचूड़ बोले, ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं है, इनमें सभी वर्ग एक समान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। जिस संविधान की दोहाई आप लोग दे रहे हैं उसी संविधान के आधार पर यहां पर जस्टिस अपनी बात कह रहे हैं। आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। आर्टिकल 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी राज्य को आरक्षित कोटे में उप वर्गीकरण करने से रोकता हो। उप वर्गीकरण के आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय के लिए वो कोटा बनाना चाहते हैं उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार, रिसर्च, डेटा का होना जरूरी है। जो बातें कोर्ट के भीतर से निकलकर बाहर सामने आई हैं, हमें देश को वो बताना है मनोज जी। हमें यहाँ पर बांटना नहीं है आपस में जातियों और फिर जातियों के भीतर भी जातियों को लेकर। हमें जो SC के गरीब वर्ग हैं उनके साथ खड़े होने की बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चित्रा सुनिए, सिर्फ सरकारी पक्ष ना पढ़िए। अरे एक सेकंड सर, मिस्टर मनोज सिंह काका, मैं आपत्ति जताती हूँ। मैं यहाँ पर CJI ने क्या कहा है वो बातें कह रही हूँ। कहाँ पर बीजेपी का नाम लिया? मैंने कहा बीजेपी का नाम लिया। CJI चंद्रचूड़ जी ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ी है। यहाँ पर गलत बयानी मत कीजिए सर, गलत बयानी मत कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ा है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप, मिसकोट मत कीजिए, भ्रमजाल मत फैलाइए। मैं कह रहा हूं कि 1931 के बाद अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई तो क्या सारे भेद मिट गए? इस देश में अरे भेद मिटाना ही तो है, बस भेद मिटाना आपस में बांट कर तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है। जनगणना को भेदभाव क्यों जोड़ देते? राजीव रंजन जी, ठीक है। मनोज सिंह काका ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए। और बिहार के भीतर तो सरकार में भी अब दो अलग अलग आवाजें, मतलब यहीं से विरोध भी हो जाए, यहीं से समर्थन भी हो जाए। ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है सरकार की कि चिराग पासवान से विरोध करवा लें और जीतन राम मांझी से समर्थन करवा लें? चित्रा जी, ये बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन बिहार में तो महादलित वर्ग बाजाप्ता उसका सृजन हुआ, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं वहां चल रही हैं। बाजाप्ता कौशल विकास और उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, लेकिन अभी फैसले के बाद इसकी व्याख्या को लेकर देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने हैं, मुझे ऐसा लगता है ये संयम का वक्त है। और गठबंधन सरकारों में किसी भी फैसले का क्रियान्वयन निसंदेह गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपस का परामर्श, उनकी सहमति, उसके बाद ही कोई निर्णय संभव होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये फैसला राज्यों को लेना है या नहीं लेना है, ये जो राज्य सरकारें हैं
वो तय करने समय अपने यहाँ की परिस्थितियों का आकलन करेंगी। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, निसंदेह गठबंधन में शामिल दलों की के बीच एक सहमति अगर बनती है तभी आगे का रास्ता तय होता है। आगे का रास्ता तब तय किया जाएगा। कंचना यादव जी, जो बातें कही हैं जेडीयू के प्रवक्ता ने, राजीव रंजन जी की बातों से सहमत हैं आप लोगों ने भी आज समर्थन किया बंद का। अभी आपने जो कोर्ट का जजमेंट पढ़ रही थी आप, उसमें लिखा था होमोजीनस, समरूपता, और उसी होमोजीनस शब्द का उपयोग किए हुए थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, और उसी होमोजीनस शब्द का उपयोग किए चंद्रचूड़ साहब जब वो जजमेंट दे रहे थे। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि बाबा साहब कहते थे कि जो दलित समुदाय है वो जो है एक समूह है, और ये कह रहे हैं कि एक समूह नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पर आता है। जब आप कह रहे हो कि एक समूह नहीं है दलित, आप उसको विभाजित करने की कोशिश कर रहे हो, और बाबा साहब कहते थे कि एक समूह है क्योंकि वो सोशली एक्सक्लूडेड है। और रिजर्वेशन कोई अपलिफ्टमेंट का पुअर प्रोग्राम की गरीबी से बाहर निकालने का प्रोग्राम तो है नहीं। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्रुप ए बी सी डी सबकी नौकरियों में देखें तो ग्रुप ए में है ही नहीं दलित, एससी और एसटी समाज, ग्रुप बी में भी नहीं है, ग्रुप सी में थोड़ा बहुत है, और ग्रुप डी में है, सफाई कर्मचारी में सबसे ज्यादा है। और जब आप उसमें क्रीमी लेयर लगा देंगे, 8 लाख का जो आप लगा देंगे, तो उसमें ग्रुप डी वाला भी आ सकता है क्रीमी लेयर में। तो आप किस बेस पे आप उसको निर्धारित कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसे आप हमें गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, ये वो प्रोग्राम है जिसे हमारा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ग्रुप ए बी सी की नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन ही एससी एसटी का नहीं है, एससी एसटी से ही लोग आएंगे। कंचना यादव जी, देखिए फिर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है। एससी एसटी के लोगों को ही नौकरी मिलेगी या एससी एसटी लोगों को ही लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ इसके जरिए उन लोगों को मिलेगा जो बहुत गरीब हैं, जो समाज के बिल्कुल आखिरी हाशिए पर खड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल है, उसके बाद में हमारे साथ 2 दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी के पास से नहीं जा पाई हूं। आपसे मैं कंचना यादव जी ये जानना चाहती हूँ, फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर क्यों है? और यहां पर सरकार की ओर से भी तो यही कहा जा रहा है जो आप कह रही हैं, तो फिर सड़क पर उतरकर ये भारत बंद का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बीजेपी भी वही जुबान बोल रही है जो आपकी जुबान है, दोनों में कोई फर्क तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बेसिक इसमें समझने की जरूरत है। सरकार का ये स्टैंड नहीं, सरकार 9 दिन चुप थी। 1 तारीख को ये जजमेंट आया, सरकार 9 तारीख को इस पर बोली, जब उसके अलायंस पार्टीज उस पर प्रेशर किया। कंचना यादव जी, आरजेडी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी थी ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया है उस पर उसको बात करनी थी, उसको आरजेडी के खिलाफ तत्काल प्रतिक्रिया थोड़ी ना देनी थी। देश की सर्वोच्च अदालत 7 जजों की बेंच अगर कुछ कहेगी तो हम खड़े होकर कुछ भी तो नहीं बोल देंगे ना। नहीं चित्रा जी, अगर आज आपको सुनने का मन नहीं है और खुद ही सवाल करने का, खुद ही जवाब देने का मन है तो आप दे सकते हैं, हम बैठकर आराम से सुन सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको कह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट 9 दिन तक चुप क्यों थी? अगर गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड है कि कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो जब उनके अलायंस पार्टनर का दबाव पड़ा तब जाकर 9वें दिन उन्होंने मुंह खोला और बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ है। 80-90 सांसद पहुंचे थे बीजेपी के ही मिलने के लिए। कंचना यादव जी, बीजेपी के ही सांसदों ने जाकर कहा कि हमें नहीं चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट वाला। तो आप हमसे सवाल कर रही है कि जज ने कहा हम उसकी इज्जत करें, हम स्वागत करें, और बीजेपी के नेता स्वागत नहीं करें तो अच्छा मैं प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं आप लोग? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल ही नहीं समझ रही हैं। यही तो दिक्कत है ना कि एक चश्मा लगाकर हम आ जाएंगे, फिर उसके बाद एंकर को घेरते रहेंगे। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, मैं ये पूछ रही हूँ। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है जब सरकार भी वही जुबान बोल रही है, कंचना यादव की आरजेडी भी वही जुबान बोल रही है, बाकी लोग भी वही मैं पूछ रही हूँ प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? प्रोटेस्ट इस जजमेंट के खिलाफ है, और इस प्रोटेस्ट को बुलाया था एससी एसटी संगठनों ने, जिसको समर्थन किया। जजमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर कोर्ट के भीतर जाएंगे तो हो सकता है उसके जरिए कुछ लाभ में मिल जाए, सिर्फ पॉलिटिकल लाभ हासिल करने की कोशिश है। सतीश प्रकाश जी, क्या स्टैंड है इस पर आप लोगों का? आप दलित चिंतक हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स आप लिखते रहते हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, क्या है इसके मतलब और मायने? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल। जो व्यवस्था के अंतिम पायदान के ऊपर व्यक्ति बैठा है उसके अंदर न्याय की आस खत्म नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय गैर संवैधानिक है। जब संविधान सभा में ये मामला डिस्कस हो चुका कि ये दलितों की जो सूची होगी ये केंद्रीय सूची होगी, बाकायदा इसको केंद्र जारी करेगा, ये राज्यों की सूची नहीं है। पिछड़ी जाति की 2 सूचियां होती हैं, एक राज्य की सूची होती है, पिछड़ी जाति की सूची एक केंद्र की सूची होती है। वो इसलिए होती है कि
पिछड़ी जातियों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक ही जाति की मनोस्थिति अलग अलग है। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि न्याय का नियम एक कहता है बिना साक्ष्यों के आधार पर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, चाहे इस देश की न्याय व्यवस्था इसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी शायद जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि निर्णय आज ले लो, साक्ष्य बाद में जुटा लो। भारत में किसी भी केंद्र सरकार के ऊपर, किसी भी राज्य सरकार के ऊपर किसी जाति, कौन सी जाति कितना पिछड़ा है, किस जाति का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ऐसे आंकड़े नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पहले राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से ये आदेश जारी करना चाहिए था कि जाइए आप आंकड़े जुटाइए। एक बात मैं और कहूंगा, आपने कहा कि इस देश के दलितों को कहा जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इस देश का दलित इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखता है। जब प्रमोशन में अरे जितना आपका हक है उतना हमारा हक है, हम सभी का बराबरी। किसने कहा कि देश के दलितों को कहा जाना चाहिए? कहां से लेकर आते हैं आप लोग ऐसी बातें सतीश प्रकाश जी? किसने बोला ऐसा? देखिए आपने चंद्रचूड़ जी की एक बात कही है, उस निर्णय में आदरणीय चंद्रचूड़ जी ये कहते हैं कि भारत में 1916 में सूची बनी अनुसूचित जाति जनजाति की। उनको शायद ये बात उनके दिमाग से निकली या सोलिसिटर जनरल इस बात का विरोध नहीं कर पाए कि भारत के दलितों की सूची 1911 में जनगणना भारत के दलितों की आबादी को 1911 में बाकी हिंदुओं की आबादी से अलग कर दिया। ठीक है, 10 मानक है। तो आप गलत तथ्यों के आधार पर अगर कोई निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से इस देश का दलित कमजोर है और वो न्याय व्यवस्था से ये उम्मीद नहीं करता। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात और कह दूं कि जब कैसी बातें कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था से वो उम्मीद नहीं करता। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय से नहीं उम्मीद करेगा कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला, वो कहाँ जाएगा? सतीश जी, इस तरह के बयान नहीं देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, हम सब उसके नीचे ही आते हैं। ये अलग बात है कि हम उसके फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, उस पर आपत्ति जता सकते हैं और उस पर फाइट को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं गंगा साहे जी आपकी टिप्पणी। श्याम सुंदर शरण जी हम पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी इसके बाद में आ रही हूं। गंगा साहे जी, क्या है स्टैंड इस पर? मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपनी असहमति दर्ज करने का अधिकार है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या सरकार का कोई फैसला हो। लोग उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सरकार से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला है उसको लाने के लिए अपने वकील कोर्ट में खड़े किए। उन्होंने वही तर्क दिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही रही कि वे दलितों के बीच में एकता को तोड़े और उनको आपस में लड़ाए। ये फैसला दलितों आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए है, क्योंकि सरकार ने देखा कि पिछले 3-4 बार उन्होंने ऐसा टेस्ट करके देखा कि दलित आदिवासी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले SC/ST एक्ट में बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। जब क्रीमी लेयर की बात, जब रोस्टर प्रणाली में बदलाव किए गए तो रोस्टर प्रणाली के खिलाफ भी दलित आदिवासी इकट्ठे हुए और फिर वो वापस लेनी पड़ी। तो इससे ये लगता है कि सरकार बार बार टेस्ट करना चाहती है कि दलित आदिवासी एकजुट है या टूट चुके हैं। उनको धर्म के रास्ते पे कैसे लाए, पहले आपस में लड़ाएं। वो जो संविधान में यकीन करते हैं उस संविधान को छोड़ करके वो आपस में लड़ने लगे और मूल मुद्दे से उनका ध्यान हट जाए। मूल मुद्दा क्या है कि लोगों को नौकरियां नहीं और उधर वो हम पार्टी के देखिए महादलित एक ऐसी आबादी है, मुसहर जाति से आते हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री रह गए, उनकी भी बात हो जाए। वक्त कम है, संगीत रागी जी की बात वरना रह जाएगी। श्याम सुंदर शरण जी के पास चलते हैं। उनकी पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी हुई है, उसके बाद में आ जाऊंगी। क्यों खड़े हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में, बताइए श्याम सुंदर शरण जी। बिल्कुल स्पष्ट है ना कि आजादी के 76 साल हो गए। ये जो तमाम विचारों को लोग रख रहे हैं तो इसमें उनको यह भी तो देखना चाहिए कि आखिर 76 साल के बाद कुछ लोग हैं जो हाशिए पर पड़े हैं, उनको कौन देखेगा, उनके लिए कौन चिंता करेगा। ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर और सरकार पर और किसी पर भी, जो कोई भी इसके पक्ष में बात बोल रहा है, तो उन तमाम लोगों को सवालों को घेरे में रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिसको शायद कोई देख रहा हो कि आज हालात ऐसे हैं कि जिनकी लड़ाई है उनके हालात कैसे हैं कि वो सड़क पर आ भी नहीं पाते हैं, वो अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं। उनको कोई सुनने वाला तो छोड़ दिए, उनके बीच में से कोई सुनाने वाला भी नहीं है। और जो कोई सुनाने वाला है या जो कोई प्रयास करता है उसके साथ लोग किस तरह से पेश आते हैं। तो
चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अनिल हंस जी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। आप भारतीय मूल निवासी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं और ज्यादा चर्चा करूंगी, लेकिन संगीत रागी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना है, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि दलित विचारकों में भी बहुत दिनों से पहले से आवाज आ रही थी कि दलितों के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दलितों के अंदर जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ उठा पाती हैं, जो मुसहर, जो डोम, बाकी अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए था। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति दर्ज कर चुकी है, और प्रधानमंत्री जब डेलीगेशन मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और आरक्षण की जो व्यवस्था है वो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन मूल जो ये चीजें हैं वो एक सोचने वाली बात है। क्या रामविलास पासवान के बेटे को उतनी ही आरक्षण की जरूरत है जितना एक डोम या एक कोई और व्यक्ति जो है वो निचले स्तर पर जाकर के समाज के अंदर है? क्या उसको उसकी उतनी ही आवश्यकता है? एक मुसहर का बच्चा जो आरक्षण का आज तक लाभ ही नहीं ले पाया है। अभी एक मित्र बोल रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के पद पर नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। एसटी कैटेगरी में आप देख लीजिए जितने मीना हैं, और मीना में मैं कह सकता हूं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारा फ्यूडल वगैरह भी, उनकी जमीन जायदाद यदि आप उनका आकलन करेंगे तो उनको एकड़ों का ही नहीं है, सीमांत किसान से भी बड़े बड़े किसान हैं। लेकिन जितने भी बेनिफिट एसटी के बेनिफिट्स होते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, हम कह सकते हैं कि उसमें अधिकांश मोर देन 50% जितना जो बेनिफिट है वो एक कम्युनिटी उसका बेनिफिशियरी रहा है, और वो मीना कम्युनिटी रहा है, बाकी और कोई कम्युनिटी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के अंदर कुछ ही जातियों का वर्चस्व होना चाहिए, वही राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं और वही सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप देखिए, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इन तीन को निकाल दीजिए तो बाकी ओबीसी कैटेगरी 5013 जातियां हैं। ठीक है, उधर नहीं जाते, अभी एससी एसटी पर ही रहते हैं। अनिल हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आज क्योंकि बहुत ज्यादा मेहमान है इस पर, बहुत सारे हमारे साथ दलित चिंतक भी मौजूद हैं। अनिल हंस जी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार दलितों की आवाज को मुखर तरीके से उठाते हैं। अनिल हंस जी, क्या है स्टैंड आप लोगों का इस पूरे मामले पर? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि जो 1975 से लेके आज तक 1950 से हमें जो आरक्षण मिला था, वर्गीकरण, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। उन्होंने संविधान में 16.4 जो अनुच्छेद है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था, अगर दलितों में कोई अति दलित रह जाता है तो 16.4 जो उसका अनुच्छेद है उसमें उसको वर्गीकरण कर सकते हो। और मैं पर्टिकुलर पंजाब से बात कर रहा हूँ। पंजाब में इस वक्त दलितों का ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि उनको आरक्षण में जो फायदा है वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो 12.5% में अदर समाज था, 12.5% जो वाल्मीकि मजबी सिख समाज को मिला, 12.5% रविदासिया समाज को मिला और अदर को। इसमें क्या था, जो पंजाब में वाल्मीकि मजबी समाज की जो गिनती है, एक चीज मैं आपसे करेक्ट करना चाहूंगी अनिल हंस जी, आपने यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 14.4 का हवाला देते हुए कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि वर्गीकरण कर सकते हैं दलितों के भीतर भी। अभी हमारे पैनलिस्ट की ओर से कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अनिल हंस जी, ये संविधान फिर ढंग से पढ़ा जाए जिन्होंने बोला, उस पे आर्टिकल 16.4 है जिसपे बाबा साहब ने उसमें क्लियर किया हुआ संविधान में 16.4 आर्टिकल में आप वर्गीकरण कर सकते हो। और जो ये वर्गीकरण किया है ये बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक पहल है जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने की है। इससे जो दलित इस फायदे से वंचित रह चुके थे, अब उनको इस चीज का फायदा मिलने लगेगा। क्योंकि पहले ये होता था, जो लिखे हमेशा इसका फायदा उठाते रहे, और जो पिछड़े वर्ग में जो बाकी दलित रह गए थे उनको आज तक कभी इस चीज का फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन पंजाब में तो ऐसा वर्गीकरण किया गया था ना, आपने कहा कि पंजाब में फायदा नहीं मिल रहा है। 1975 से लेकर उसके बाद के 2000 के बाद भी कई सालों तक वर्गीकरण किया गया था ना पंजाब में, तो सबसे पहले वहीं से ये खबर सामने आई थी। बिल्कुल 12.5% पंजाब से ही चला। लेकिन 2010 में जो इसके ऊपर मानयोग हाई कोर्ट में इन्होंने रिट लगा दी थी, उसके कारण जो फिर उसमें स्टे मिला, स्टे मिलने के बाद अब ये कंटिन्यू चल रहा था। अब जो इसी फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर इसको पक्का किया, हम सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत धन्यवाद करते हैं।